स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय क्लासेस एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग स्थिर वैद्युत की तथा वैद्युत चालन में वैद्युत विभव तथा क्षेत्र चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने कल वैद्युत आवेश को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सबसे पहले वैद्युत बल रेखाएं इस टॉपिक को अपने खत्म करेंगे। उसी के साथ गॉस का नियम तथा गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ये तीनों टॉपिक आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आप आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक हो जाता है वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, आइए आज हम आपको इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। देखिए बच्चों, ये पेपर में आपका डायरेक्ट प्रश्न आता है। वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा तो बहुत कम आती है, लेकिन इसके गुण बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने के लिए हम वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है इसे समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो आवेश है। कल मैंने आपको बता दिया था धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। तो होता कुछ ये है कि धनात्मक आवेश से कुछ काल्पनिक रेखाएं, हम ऐसा मानते हैं कि रेखाएं निकलती हैं और ये निगेटिव पोर्शन की तरफ जाके मिल जाती हैं। इसी पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। हमें इस वैद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें इन वैद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ताकि हम बता सके कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस डायरेक्शन हम बताने के लिए करते हैं। रेखाओं का उपयोग हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। आई होप दोस्तों आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आपका गुण हो जाता है, ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो काल्पनिक होती हैं, ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश के अंदर चली जाती हैं। और ये जाते समय एक गोलाकार वक्र का निर्माण करती है। मतलब ये जो पूरा सर्कल होता है ये गोला होता है, ना कि अर्धगोला। तो ये पूरे वक्र का निर्माण करती हैं। तीसरा आपका हो जाता है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दोस्तों, ये एग्जामिनर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है बार बार कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो याद रखना दोस्तों, आपको पेपर में लिखना है कि जैसे वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती होंगी, जैसे कि ये भी एक वैद्युत रेखा है और ये भी एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है, क्योंकि जब ये एक दूसरे को काटेंगी तो एक पॉइंट पर इनकी दो डायरेक्शन बन जाएगी। जैसे एक इधर को जाएगी और एक इधर को जाएगी। और वैद्युत क्षेत्र रेखा में दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। वैद्युत क्षेत्र रेखा में दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट हो जाता है, ये लगातार अपनी आकृति को कम करती रहती है। अब बच्चों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए ये प्लस और ये माइनस दो ऐसे हैं, ये इधर से निकले इधर खत्म हो गई, इधर से निकली इधर खत्म हो गई। ऐसे करके तो इनका क्षेत्र इनफाइनाइट होता जाएगा ना बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिटेड क्षेत्र में रहती है। इसीलिए ये लगातार अपनी अपनी आकृति को छोटी करती जाती है ताकि अगली आने वाली आकृति इन्हीं के ऊपर बने और ये समाप्त हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि ये लगातार अपनी आकृति को कम करती जाती है, क्यों करती है। अगला हमारा टॉपिक हो जाता है दोस्तों गॉस का नियम। अब गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट ई से दर्शाते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब ये क्या इसमें लिखा हुआ है, शायद आपको एक बार में न समझ में आया हो। तो आइए हम लोग इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र एक पृष्ठ है कोई। इस पृष्ठ पे मान लीजिए ये एक छोटा सा क्षेत्र हमने ले लिया। अब यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश से, क्योंकि आपको पता है कई सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि प्लस की तरफ से आवेश निकलती है। तो यहाँ से कई सारी प्लस धनात्मक वो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जो इस छोटे से एरिया से जाती हुई ऐसे जाते हैं 0 डिग्री पे। ये जो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकली और इस जो छोटे से एरिया में जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस छोटे से एरिया को काटती हैं, इसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स या एप्सिलॉन नॉट ई वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये एक एरिया में कितनी होंगी, इसी को लेकर गॉस का नियम हमें बताता है। तो गॉस का नियम हमें क्या बताता है कि एप्सिलॉन नॉट मतलब किसी भी जगह की जो निकलने वाली फ्लक्स है वो कितनी होंगी, वो उस एरिया के समीकरण, ये आप जानते हैं क्लास 12th के मैथ का बहुत
इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिलहाल हम अभी क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो ये हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन और उस छोटे से हिस्से, मतलब ये वाला जो हिस्सा हमने बनाया था, ये वाला हिस्सा, इस छोटे से हिस्से को हम अगर डीए मानते हैं, ये पूरा एरिया अगर ए है, तो ये छोटा सा हिस्सा डी हो जाता है। तो इस छोटे से हिस्से का अगर हम लोग पूरे समीकरण कर देते हैं, तो हमें विद्युत फ्लक्स मिल जाती है। इसी विद्युत फ्लक्स को हम क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि कुल आवेश मतलब क्यू, कुल आवेश मतलब क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो जब आप क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते हैं, तो ये आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। दोस्तों, आपको गॉस का नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग को करते हैं। बच्चों, गॉस के नियम का अनुप्रयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एग्जामिनर बार-बार आपको ये क्वेश्चन देता है, जो कि होता है अनंत लंबाई वाले चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। याद रखना बच्चों, ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लगातार 2023 में, 2024 में, 2025 में कई बार लगातार क्वेश्चन ये पूछा गया है, और आगे भी इसके आने की पूरी पूरी संभावनाएं हो जाती है। आइए अब इसको कैसे करना है गॉस के नियम का अनुप्रयोग, आइए हम लोग करके देखते हैं। अब ये आपकी थ्योरी दी हुई है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि एक थ्योरी जरूर लिखनी है। थ्योरी से क्या होता है, आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, उसे अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आप थ्योरी अपने आप लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले मान लीजिए आपका एल लंबाई का एक तार है। एल लंबाई का ये आपका एक तार हो गया, जो कि ऐसे लंबा लंबा है, ठीक है। मान लीजिए एल लंबाई का एक तार है, और ये आपका एक एल लंबाई का तार हो जाता है, जिससे हम लोगों ने किसी अन्य माध्यम से, जैसे कि आपके घर की लाइट हो गई या किसी भी लाइट तरीके से हम इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो जब हम इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो हमसे इससे बिंदु एक दूरी, और हम इससे थोड़ी दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। ये बिंदु P है, और ये बिंदु P बिंदु ये वाले तार से r दूरी पर है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब इस तीव्रता बताने अब इस बिंदु पर तीव्रता बताने के लिए हम इस क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, जैसे कि ये एक इसका काल्पनिक पृष्ठ हो जाता है सर्कल में। अब मान लीजिए ये हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया, जिससे P बिंदु पर r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले आपको दोस्तों एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व। इस रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। एल जब होती है इस तार की लंबाई होती है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी किसी पदार्थ के सतह पर जो आवेश होता है, उसे ही हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसकी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एल। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। इसके बाद अब हमें पता है जो विद्युत फ्लक्स होती है वो बराबर होती है ई इंटू डी ए। ये अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। इसी को जब हम लोग सरल करते हैं, तो ये जो डी ए का साइन होता है, जब हम इसे समाकलन करते हैं, तो इसका हो जाता है डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो डी ए इंटू 1 इज इक्वल टू डी ए हो जाता है, और ये ई का एप्सिलॉन नॉट ही रहता है। तो विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी ए हो जाता है। अब आपको पता है छोटा सा एरिया जो हमने लिया है, ये क्या है, 2 पाई आर एल है। ये पूरा सिलेंडर बनाया गया है, इसी सिलेंडर का हम लोग एरिया ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने ये एरिया लिखा हुआ है। अब चूंकि डी ए बराबर हमने 2 पाई आर एल लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाता है। तो याद रखिए आपको, आप लोग फ्लक्स बराबर ई डॉट 2 पाई आर एल। अब गॉस की प्रमेय से, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव शुरू हो जाता है, अब आपको यहाँ से बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना है। अब गॉस की प्रमेय होती है कुल फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने आपको पीछे भी बताया है। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से इसमें मान रखते हैं, तो ये समीकरण 2 का मान एप्सिलॉन नॉट ई का मान रखने पर ई डॉट 2 पाई आर एल आ गया, और समीकरण 3 से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने ले लिया है। गॉस की प्रमेय ये होती है कुल फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने यहाँ पे रख दी, और यहाँ से हमने इसका फाई का मान यहाँ पे रख दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अब हम लोग समीकरण 1 से, जो कि ये रहा क्यू बराबर लैम्डा अपॉन एल, लैम्डा इंटू एल, यहाँ से हम लोगों ने क्यू का मान रख दिया। यहाँ पे क्यू का मान यहाँ पे रखने पर हमें मिलता है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ से एल से एल आपका कट जाएगा, आपका बच जाएगा लैम्डा अपॉन एल ई डॉट 2 पाई आर एल। अब यहाँ से आपका ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डॉट इंटू आर लैम्डा अपॉन आर हो जाता है। या हम इसके इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे सामने आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई अपॉन आर, जो कि हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके कैसे हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुमान लगा सकते हैं।
तो यहीं पे दोस्तों आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इन सभी चीज़ों के नोट्स चाहिए हमसे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9369967207 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पे आप सिर्फ व्हाट्सएप ही करिएगा, हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने गॉस का नियम, वैद्युत बल रेखाएँ और गॉस के नियम के अनुप्रयोग को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारा कूलाम का नियम, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये सारे टॉपिक रह जाएँगे, ये हम अगली वीडियोज़ में कवर करेंगे।